Maylo kaliyo tari, gusto majalena. Maylo kaliyo tari, Hajun sajine mein, Hajun, Hajun sasine एक जुनून दीवानगी हर तरफ है बेखुदी 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 हर तरफ हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है हल्के भरे कोई हाले हाले मेरे दिल से बोले किसी का तो बोले चल जाने दे कोई जादू किसको मचा दे रुपये मुझे तुमके अच्छा लगा है सेनोरिटा लो बेबी अल्लाह मेरा चाहते सरदार आदि मुझको बोले quiero sonrisa señorita दिल की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या अरे इस दिल के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा मेरे सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो न करना था फिर डाला फिर भी याद उसी आगे सब दीवाना दीवाना है ये दिल बता बता रहे ना किसी का में यही रहे ये पल जिंदगी का में बता बता रहे ना किसी का यही रहे ये पल जिंदगी का में खुद गर्ज सी ख्वाहिश ये एहसास हमको दी गुलाबी गुलाबी सा भाई आ गए सब शुरू करें
चलो, जय हिंद, नमस्ते। होपफुली आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुछ खा पी के आए होंगे इस ब्रेक में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट। ब्रेक के बाद अभी मैं आपको इवन आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी कुछ पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नमस्ते, नमस्कार। होपफुली आप सब कुछ बढ़िया होगा, अपना सब कुछ स्वस्थ होंगे आप बढ़िया से, ठीक है। शुरू करते हैं कार्रवाई। जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे मोस्ट रिएक्टिव या रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे। एक्वा रेजिया मैंने आपको बताया था कि हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है जिसमें आप कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हो, गोल्ड को, प्लैटिनम को, राइट। कोई भी चीज को आप भाइयों यहां पर डिसॉल्व कर सकते हो, राइट। बड़े से बड़ी चीज को आप यहां पर भाइयों डिसॉल्व हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ये चीज हमने यहां पर पढ़ी हुई थी, ठीक है। ओके, तो अगर मैं समराइज कर दूं यहां पर, अगर मैं समराइज यहां पर करूं आपके लिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, तो वो ये था कि कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ध्यान देना, फोकस यहां पर सबका, सबका अटेंशन फोकस मैं चाहूंगा अब यहां पर। सबका अटेंशन और फोकस अभी बोर्ड की तरफ हो, स्क्रीन की तरफ। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो हम मेटल अगर हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, मेटल अगर रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये बनाता है भाइयों मेटल ऑक्साइड, ओके। मेटल ऑक्साइड, मेटल जब आपका रिएक्ट करेगा वाटर से, ओके, मेटल आपका जब करेगा रिएक्ट हमारे वाटर से तो क्या बनेगा, तब भी आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, सॉरी, अरे मेटल हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा। इस केस में आपका क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक। ध्यान रखना, इस केस में आपका क्या बनेगा, बट आई गेस उल्टा हो गया ना, उसकी कोई नीड नहीं है, दो केस बना देते हैं। चलो, नॉर्मली आपका भाइयों क्या हो जाएगा, अगर मेटल को मैं रिएक्ट कराता हूं आपके ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड हो गया। अगर मैं मेटल को रिएक्ट कराऊंगा पानी से तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, मेटल प्लस हाइड्रोजन आपका बन गया। बट अगर मैं एक तीसरा केस भी इसमें बना दे रहा हूं, अगर मैं तीसरा केस ये करूं कि अगर आपका मेटल ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करा दूं, चलो, मेटल ऑक्साइड को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं पानी से, मेटल ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्ट करता है तो आपका बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाई हैं अभी तक, इनको प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ, एक आपका कोई भी मेटल जो मैंने आपको भाई यहां पे पढ़ाया है, उस मेटल को हम लोग प्राप्त कहां से करते हैं। कोई भी मेटल जो मैंने आपको आज पढ़ाया है भाइयों, इस मेटल को आप प्राप्त करते हो उसको पेरेंट से, उसके माँ बाप से आप उसको प्राप्त करते हो, जिसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेटल है या कुछ भी है, उसको आप कहां से प्राप्त करेंगे, उसके ओर से प्राप्त करेंगे, राइट। उसको हम ओर कहते हैं। तो ओर से आप मेटल निकालते हैं तीन प्रकार के, राइट। ओर आपका हमारा तीन प्रकार का होता है। अब डिपेंड करेगा मेटल हमारा कैसा है, मेटल का रिएक्टिविटी कैसी है, मेटल हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिविटी का है, या लो रिएक्टिविटी का है। बहुत ध्यान से प्लीज केयरफुली समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट मैं किस लिए हूं, राइट। आप ऐसे समझो कि माँ बाप से आप बच्चा पैदा कर रहे हो, ठीक है। कि माँ बाप से बच्चा कैसे मिलता है, माँ बाप से बच्चा कैसा मिलेगा, छोटा बच्चा है ये, माँ बाप से कैसा मिलता है, वैसे ही हमको ओर से मेटल मिलता है,
ठीक है। सिमिलरली भाइयों हमको और से क्या मिलता है, सिमिलरली हमको और से मिलता है, हमको ये, हमको और से क्या मिलता है, हमको और से मिलता है मेटल। अब यहां पर तीन केस बनते हैं, वो तीन केस क्या है जरा हम वो समझते हैं। केस नंबर वो कि हमारे ऐसे मेटल जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। नंबर वन हमारा ऐसे मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। और तीसरा भाइयों मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो मेटल आपके कम रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया 9:15 9:30 तक, उसके बाद फिर आप खाना ना खाना 10 बजे से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं खाना वाना खा के स्लाइड बनाऊंगा, फिर आप लोग बढ़िया से राइट रिलेट करेंगे। सो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। कल करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे बढ़िया से रिलेट करके, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है भाइयों। तो तीन प्रकार के हमारे हैं मेटल्स यहां पर, गाइस जरा एक मिनट वेट करना। हेलो, नहीं इतना नहीं, एक सेकंड रुको वेट, वेट करो। अ, एक गाइस जरा फोन पे एक बार। कार्ड दे जाएगा, तेरा फोन कहाँ है? चलो भाई ठीक है। सो तीन प्रकार के आपके मेटल्स मौजूद हैं हमारे। एक आपके ऐसे मेटल्स जो कि मतलब खूंखार घूम रहे हैं कि कोई तो भाई रिएक्ट कर लो, कोई तो रिएक्ट कर लो। आपको भी दिखता है ना कॉलेज में, कॉलेज में तीन प्रकार के लड़के होते हैं, ये लड़कियां होती हैं। एक तो वो जो भैया रिएक्ट करने के लिए ललायत हैं, है ना, मतलब वो हैंडसम लोग कि भाई जो जिनसे कि कोई भी रिएक्ट कर लेगा, है ना, जिनसे कि मतलब जो सिंगल रह ही नहीं सकते, जिनसे रिएक्ट करने के लिए कोई भी तैयार है। और फिर वो मीडियम वाले आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, राइट, जो खूब मेहनत कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रखे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, खूब अच्छा खर्चा कर रहे हैं, है ना, खूब अच्छी अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं। और फिर आते हैं हम जैसे लोग, लो रिएक्टिव वाले, है ना। हम जैसे लोग आते हैं ना जो एकदम लो रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें पता है कुछ नहीं होना, है ना, जिन्हें पता है कि एक दिन नौकरी मिलेगी, एक दिन होगा जब नौकरी मिलेगी, जब आएंगे गाड़ी से BMW से उतरेंगे, और उस दिन साला सब ये साइकिल ऊपर नीचे कर देंगे यार। उस दिन ये जो हाई रिएक्टिविटी है ना, इस साइकिल को ही चेंज कर देंगे। समझे? राइट। तो ये लो रिएक्टिविटी को ऊपर नीचे करना है, समझे बच्चा, और वो हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता ही है मेरी शक्ल कैसी है,
राइट। मुझे तो पता ही है कि मेरी शक्ल कैसी है। एक दिन मेरा दोस्त बोलता है कि भाई मैंने सुना था पैसा आने के बाद लोगों की शक्ल अच्छी हो जाती है, तेरी कैसे खराब हो गई? नहीं भाई, ये क्या बात हो गई? मैंने कहा भाई यार, बेइज्जती कर दिया तुम लोग यार। ओके, चलो आगे। इमोशनल डैमेज कर दिया भाई ने। ओके, ओके, तो आगे चलते हैं। तो भाई देखो, मेटल्स ऑफ, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये समझना कि भाई जो मेटल हमारे हाईली रिएक्टिव होंगे, खुद सोचो, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होंगे क्या वो सिंगल रहेंगे? नहीं ना। तो उनको पाना, उनको फ्री स्टेट में पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो लोग फ्री स्टेट में नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, इनको पाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है। अगेन आपको ये पढ़ना नहीं होता, डोंट वरी, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसे होता है, बस ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, राइट, क्या आपके इसमें हम लोग, और इलेक्ट्रोलाइसिस करके फिर हम लोग उससे मेटल को प्राप्त करते हैं। तो यहां तो हो गई आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब उसके बाद, अब जो लोग भाइयों आपके लो रिएक्टिविटी में होते हैं, जो लोग आपके फ्री स्टेट में होते हैं, वो तो आपको सीधे मिल जाते हैं मोस्टली, है ना। जो फ्री स्टेट में होंगे वो मोस्टली आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे आपको, और वहां से आप सीधे प्राप्त कर लोगे उनको। वो आपको सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे। एक और चीज सीख लो, सल्फाइड ओर से अगर आपको मेटल फॉर्म करना है तो आप रोस्टिंग करते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। रोस्टिंग एक प्रक्रिया होती है, ये वाली रोस्टिंग नहीं जो आजकल सोशल मीडिया पे होती है। ये रोस्टिंग अलग है भाई, वो एक और रोस्टिंग होती है। तो रोस्टिंग करना होता है और फिर रोस्टिंग करके आपको मेटल मिल जाता है, और मेटल मिलकर मिलकर फिर आप उसकी रिफाइनिंग वगैरह करते हो, साफ सुथरा करते हो उस मेटल को, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है उसको प्राप्त करने का। एक मिनट, जरा मैं एक ओटीपी बता दूं भैया घर वालों को। 31 95 93, रुको भैया, 31 95 93, जाओ ऐश करो। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब जो आपके मेटल हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये दो फॉर्म में आपको मिलेंगे हमारे समाज में। दो फॉर्म में भाइयों आपको मिलते हैं हमारे समाज में। एक मिलते हैं कार्बोनेट ओर के फॉर्म में, राइट। एक मिलेंगे कार्बोनेट ओर के फॉर्म में, और दूसरे आपको मिलते हैं सल्फाइड ओर के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा। अब कार्बोनेट ओर के फॉर्म में कौन मिलेगा, इसको नहीं पता भैया, राइट। कार्बोनेट ओर के फॉर्म में कौन मिल रहा होगा, ऑब्वियसली हमारा, राइट, कार्बन की जो भी आपके वो चीजें होंगी। एक सेकंड, 4 6 7। एक आपका मिलता है भाइयों कार्बोनेट ओर के फॉर्म में, राइट। एक कार्बोनेट ओर के फॉर्म में आपको मिलेगा, और दूसरा आपको मिलता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में। और अगर आपको सल्फाइड ओर से दोबारा अगर आपको प्राप्त करना है, अगेन सल्फाइड ओर से अगर आपको प्योर मेटल प्राप्त करना है, सल्फाइड ओर से अगर आपको प्योर मेटल प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, दोबारा आप रोस्टिंग ही करोगे, ठीक है। तो जो भी हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, एक कार्बोनेट के फॉर्म में, एक सल्फाइड के फॉर्म में। तो कार्बोनेट वाले से अगर आपको प्राप्त करना है तो आप करते हैं कैल्सिनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, कैल्सिनेशन की प्रक्रिया को आप अंजाम देते हैं। सल्फाइड से अगर आपको प्राप्त करना है तो आप रोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम अंजाम देते हैं, रोस्टिंग की प्रक्रिया को आप अंजाम देते हैं, राइट। रोस्टिंग में क्या होता है पता है, रोस्टिंग में आपका जो सल्फाइड होता है वो सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्ब कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो आपका कार्बोनेट होता है, अभी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, तो वैसे मुंडी हिला रहे हो लेकिन तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई नो। तो मैं समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। सो कार्बोनेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, और सल्फाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, ठीक। उसके बाद आप हीट कर दोगे दोनों को, हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद आपको दोनों यहां से फिर ऑक्साइड मिल जाएगा दोनों का, और उसको आप फिर रिडक्शन कर दोगे, और रिडक्शन करने के बाद
आपको मेटल मिल जाए। तो एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है? एंड प्रोडक्ट आपका है मेटल, कि कैसे अपने को मेटल प्राप्त करना है। यहां के बाद आपको मेटल कैसे मिलना है, वो है हमारा कोर गोल, कि भैया अपने को मेटल चाहिए। ये है पूरा हमारी प्रक्रिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। तो भैया हमारे तीन कैटेगरी के मेटल्स हो सकते हैं। एक जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, राइट, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरे मीडियम रिएक्टिविटी वाले। तीसरे लो रिएक्टिविटी वाले। सो जो आपके लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये नॉर्मली सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नॉर्मली सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड ओर के फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करके हम मेटल को प्राप्त कर लेते हैं, खत्म। तो देखो सल्फाइड का मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर में अब अगर मेटल रखा हुआ है, तो वो गैसेस से रिएक्ट करेगा ना। सल्फर से करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। जो करेगा ऑक्सीजन से, वो अपना ऑक्साइड बना लेगा। जो सल्फर से करेगा, सल्फाइड बना लेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा, कार्बोनेट बना लेगा। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग अलग हमारे मेटल्स कुछ कार्बोनेट के फॉर्म में पड़े होंगे, कुछ सल्फाइड के फॉर्म में पड़े होंगे, कुछ ऑक्साइड के फॉर्म में पड़े होंगे, राइट। तो उन्हीं से हम ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपना मेटल, कि कार्बोनेट के फॉर्म में अगर पड़े हैं, तो उनका हम कैल्सिनेशन करेंगे, जिसमें कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड बनाएंगे, और फिर ऑक्साइड से उसको रिड्यूस करने का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मेटल मिल जाएगा हमको। सिमिलरली अगर कोई सल्फाइड के फॉर्म में है, तो उसका रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर गायब हो जाएगी। फिर ऑक्साइड से रिडक्शन कर देंगे, उसमें क्या हो जाएगा। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग भैया, इमेजिन कर लो, किसी का एग्जांपल ले लो। इमेजिन करो इस दुनिया में कोई भी मेटल है, इमेजिन करो अगर वो सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड के फॉर्म में पड़ा हुआ है। हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी मेटल है, अब फ्री तो नहीं पड़ा होगा ना यार, है ना। हर किसी को भाव तो मिल ही जाता है एक टाइम के बाद भाई। कोई सिंगल तो नहीं घूमता ना, एक टाइम के बाद भाव तो मिल जाता है, अनलेस वो एकदम रिएक्टिव ना हो, है ना। अनलेस वो एकदम ही भैया आपका कहने कहीं लेड वाला हाल हो उसका, है ना। एकदम ही कॉपर गोल्ड सिल्वर हो, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। एकदम कॉपर गोल्ड सिल्वर है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी से रिएक्ट नहीं करते, एकदम फ्री स्टेट में होते हैं आपके। कॉपर गोल्ड सिल्वर एकदम फ्री स्टेट में होते हैं। लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ अपना भिड़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जुगाड़ भिड़ जाएगा। इमेजिन कर लो सल्फर से आपने रिएक्ट कर लिया, या आपने ऑक्साइड से कर लिया, ऑक्सीजन से कर लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड से कर लिया। तो अगर मान लो आपने सल्फाइड से रिएक्ट कर लिया, अब भाई खुदाई चालू हुई, ठीक है। और भाई हमारा एम ये है कि हमें चाहिए मेटल। तो हमें दिखा कि यार कोई फला फला मेटल हमको मिला है, और लेकिन यार वो अकेले नहीं है, वो सल्फाइड के साथ है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वहां से सल्फाइड हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, रोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे। तो पहले हमने रोस्टिंग कर दी। जब हमने रोस्टिंग की तो क्या हुआ, सल्फाइड कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड से हमने यहां पर रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, मेटल बचेगा, खत्म। ये प्रक्रिया होता है इस पूरे प्रोसेस। अच्छे समझ में आ गया भाइयों। ओके, चलो बेहतरीन। नो डाउट लेफ्ट एग्जांपल के बाद, ठीक है। नो नेटवर्क इशू है सर, अरे भाई ऋतु जी प्लीज दोबारा देखिएगा, अब मैं दोबारा एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है। साहिल डायरेक्ट नाइट्रोजन वाले, सॉरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यूज नहीं करते ना, प्लांट्स भी यूज नहीं कर पाते, तभी तो हमने पढ़ा हुआ था ना, जो आपके लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन पंकज जी ये भी आता है यार, कि कार्बोनेट को अगर हमको कार्बोनेट से अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, खाली ये भी पूछा हुआ है। रोस्टिंग कब करते हैं ये भी पूछा हुआ है, इतना भी सवाल आता है, ठीक है भाइयों। तो ये आपका हो गया हमारा और जी की बात है, कि और से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए, तो ये थे हमारा कुछ प्रक्रिया जो आपसे यहां पर पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान रखना है, ये तो हमारी और की चीजें हो गई। एक आपका ना हमारा, अच्छा एक और चीज, अगर आपको मान लो करोजन से बचाना है, ठीक है, करोजन से अगर अपने को बचाना है,
करोजन से अगर बचना है अपने, करोजन से, ठीक है, तो करोजन से बचने के कुछ तरीके होते हैं। करोजन से बचने के हमारे कुछ तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 होता है कि आप एलॉय बना दो, आपस में एलॉयज बना दो, ठीक। तरीका नंबर 2 होता है कि आप एनोडाइजिंग कर दो, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया होती है, राइट, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। एनोडाइजिंग भी हमारी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप ये काम कर सकते हो, राइट। एनोडाइजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेसेस। और एनोडाइजिंग के ऊपर ना भाई, एनोडाइजिंग के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ रखा है एक बार एग्जाम में। तो एलॉयज बना दो या एनोडाइजिंग कर दो। अच्छा, एनोडाइजिंग होता क्या है? एनोडाइजिंग इज बेसिकली, मैं पहले इसको समझा, पहले मैं इसको पॉइंट में लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें होता क्या है, ठीक है। आई एक्सप्लेन इसमें होता क्या है। सो एनोडाइजिंग आप कर दो। तीसरा, तीसरा हमारा प्रोसेस आपका क्या होता है कि अगर आपको बचना है जंग से ना लगे, तीसरा होता है गैल्वेनाइजिंग कर दो। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग में होता है थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की थिन लेयर बना दो। चौथा होता है ऑयलिंग कर दो। पांचवा होता है पेंटिंग कर दो। देखा होगा आपने घरों में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी लोहे का सामान होता है उसमें पेंट कर देते हैं पहले, जंग ना लगे। छठवां होता है ग्रीजिंग कर दो, या ग्रीस लगा देते हैं उसमें। साइकिल के जो पहिया होती है उसी होती है, वो होती है चेन, साइकिल की जो चेन होती है ना, चेन, उसमें ग्रीस लगा देते हैं, है ना, ग्रीजिंग वगैरह। तो ये हमारे तरीके हैं करोजन से बचने के, ठीक है। अब ये जो एनोडाइजिंग लिखा है ये समझते हैं। एनोडाइजिंग के ऊपर सवाल आया हुआ था। एनोडाइजिंग आपका एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, ध्यान दो, अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स, a process that creates a protective oxide layer on surface of metal, typically aluminum। तो एल्यूमिनियम की एक परत बेसिकली ऊपर से हो जाती है हमारी, एल्यूमिनियम मिनियम, उसी को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। ये करता क्या है? ये आपके करोजन से रोकता है, राइट। करोजन से आपको बेसिकली हमारा रोकता है यहां पे। अब यहां पर इसका जो प्रोसेस है वहां से एक बार सवाल आया हुआ था, ध्यान रखना यहां पर, इसमें प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं और एल्यूमिनियम को हम एनोड पर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड एट एनोड, एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड एट एनोड, ये ध्यान रखना है, ठीक। एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड एट एनोड, राइट, ये चीज है आपका। एक और चीज, एल्यूमिनियम को हम ना एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी अपन यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम को हम एनोड पर रखते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि एल्यूमिनियम को आप इस रिएक्शन में एनोड पर रखोगे या कैथोड पर रखोगे। सो एल्यूमिनियम को हम रखते हैं एनोड पर, ठीक है। बस इतनी चीज है जो अपने को यहाँ पर माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा एक टॉपिक और आपका होता है कि आयनिक कंपाउंड हम कैसे पहचाने, और हम कैसे पहचाने कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है। ये बस एक टॉपिक देखते हैं, उसके बाद एक चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है, टॉपिक आपका खत्म है। So how we distinguish कि which one is ionic compound and which is covalent compound, है ना। आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि आयनिक कंपाउंड हमारा कौन है, कौन हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। आज के बाद नहीं होंगे, डोंट वरी। पहले देखो, सो आयनिक कंपाउंड हमारा क्या होता है। पहली बात तो आयनिक कंपाउंड हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक बार देख लो पहले इसको, ठीक है, पहले स्टैटिक पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे भाइयों होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, दे आर सॉलिड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक टर्म है, शायद आपको पता हो भाइयों, एक टर्म आपने कभी अगर सुन रखा है तो फिर मैं समराइज करूंगा इसको। क्या कभी आपने इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव टर्म सुना है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जरा बताइए सोचकर कि विच वन इज, या क्या लगता है आपका, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस?
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? हम्म ओके, सो मेजॉरिटी लोगों ने सही बोला है, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों ने सही बोला है। प्लीज आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनो। अभी मैं क्या करूंगा, लास्ट में आई विल रिपीट एवरी सिंगल थिंग जो मैंने आपको भी पढ़ाई, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो इन चीजों को, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने सही बात बोली है कि यार, जो गेन और लूज की बात बोली आपने। देखो समझो बालक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं? विच वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके यार ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एटम्स को दे सकते हैं। पॉजिटिव, ऐसे याद रखना, पॉजिटिव वो लोग होते हैं जो एटम्स को दे सकते हैं किसी को, जो एटम्स को किसी को गिव अप कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे कौन लोग हो सकते हैं? जो किसी से ले सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना। तो देने वाले होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेने वाले होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना आसान! देने वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स हाउ इजी इट इज यार, हाउ इजी। एक और चीज बताऊं, आपके जो मेटल्स होते हैं हमेशा, मेटल्स जो हमारे होंगे भाइयों, मेटल्स मेटल्स आपके होंगे हमेशा और हमेशा क्या? मेटल्स आपके होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आपके होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। खत्म, यहीं पर ही आप कर सकते हो। मेटल्स आपके हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। बहुत तरीके हैं डिस्टिंग्विश करने के। मेटल्स आपके हमेशा होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आपके हमेशा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो, दो चीजें आपने सीख ली। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर आप खुद पहचानना सीख जाओगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर क्या होता है भाई। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे वो होते हैं जो कि किसी को एटम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो किसी से ले सकते हैं। मेटल्स की खासियत होती है कि वो किसी को दे सकते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो किसी से ले लेते हैं। ओके, नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा पीवाईक्यू है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड? पूछा है इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है, राइट? इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है? पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, H2S। दूसरा ऑप्शन MgF2। तीसरा ऑप्शन NaCl। चौथा ऑप्शन CaI2। ठीक है, पूछा ये गया है भाइयों कि इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं। अब पहले समझ तो लो आयनिक कंपाउंड का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिलेशन क्या है। देखो, आयनिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जरूर होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर होगा। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो कोवेलेंट हमारे कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका बनता है, उसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब समझ में आया था? इसका मतलब ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच बनता है,
और आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है। और यही नहीं, एक मेटालिक बॉन्ड भी होता है। और मेटालिक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में, दोनों मेटल के बीच में, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम्म, समझे बालक? अब आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड हमारा होता है वो कंपाउंड जिसमें एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी दोनों होते हैं नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? नॉन मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? मेटल। तो यहां एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल। यहां पर मेटल, दोनों मेटल। चलिए, अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मैं आपको ये पोल दे रहा हूं। अब आपसे सवाल है मेरा, अब जवाब दो पोल में। सोच के सोच के सोच के, नो तुक्का। अबे सोच लो भाई, इतना समझाने के बाद भी अब तुक्का मार रहे हो। देखो इधर, हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल होता है। यही नहीं पता होगा आपको? दिस इज नॉन मेटल। सल्फर गैस होती है, नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है कोवेलेंट। ये रॉन्ग है। मैग्नीशियम मेटल होता है। क्लोरीन होता है नॉन मेटल। सोडियम होता है मेटल। क्लोरीन होता है नॉन मेटल। कैल्शियम होता है मेटल। आयोडीन होता है नॉन मेटल। तो दिखा आपको, मेटल नॉन मेटल। तो जब एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा तो बॉन्ड कौन होगा? आयनिक होगा ना। तो ये आयनिक बॉन्ड है। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पूछा क्या गया था? इनमें से कौन ऐसा है जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं? तो बात यह है कि जब आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, कहने का मतलब अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो वो आयनिक बॉन्ड है। बट अगर दोनों आपके मेटल हो या दोनों नॉन मेटल हो तो वो आपके आयनिक बॉन्ड नहीं होते, वो कोवेलेंट होते हैं या फिर मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। अब बताओ, क्लियर हुआ भैया?
स्तंभ भी उस पे आ रहे हैं अभी। ठीक है, नॉट नहीं देखा आपने। हाँ, ये गलती तो भैया आप करते ही हैं। फोन नंबर अर्न है तो मेरा भैया 9198151212 8। चलो ठीक है। ये नॉट तो आपकी बचपन की आदत है। तो ये सब ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चंस देखो, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके यार। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको बता रहा था, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में ध्यान रखो, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड देखो सॉलिड से होते हैं, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? आयनिक बॉन्ड आपका होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होता है हमारा। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे आ रही, और मैंने क्या बताया कि आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहां पर। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड में यू विल फाइंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग काफी होंगे ना ये, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना हाई होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये बात हो गई, ओके। लास्ट में एक टॉपिक यहां पे आता है, दैट इज आपका करोजन। तो करोजन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, राइट, वो हमारा क्या है? वो आपका ये है कि आपका जैसे सिल्वर हो गया, तो सिल्वर आपका कभी कभी क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो सिल्वर वो ब्लैक क्यों हो जाता है? अब आपने क्या पढ़ा था अभी? आपने ये पढ़ा कि सिल्वर तो रिएक्ट करता ही नहीं है भैया, सिल्वर जी तो हमारे रिएक्ट ही नहीं करते। सिल्वर रिएक्ट नहीं करता किससे? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। सिल्वर रिएक्ट नहीं करता पानी से, बिल्कुल सही बात है। बट सिल्वर आपका रिएक्ट करता है हवा में सल्फर गैस से, ये नोट कर लेंगे। सिल्वर हवा में रिएक्ट करता है सल्फर से और बनाता है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S बन जाता है। ये सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला है, और ये ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो मम्मी जो पायल पहनती हैं, बताना मम्मी को आज, ठीक है, कि मम्मी जो पायल पहनी हो ये ब्लैक क्यों हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि ये सिल्वर है, सिल्वर से रिएक्ट कर करके क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। दूसरा कॉपर, कॉपर में क्या होता है? कॉपर के कॉइन आपने देखे होंगे, कॉपर के कॉइन हरे हरे हो जाते हैं। तो कॉपर आपका रिएक्ट कर लेता है आपके मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉपर में ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग, राइट, जिससे कि क्या होता है, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट आ जाता है, कॉपर CuCO3, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। बिकॉज ऑफ दैट उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, राइट, इसको हम बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है भैया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, राइट। दिक्कत का सामना क्या करना पड़ता है? दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि आपको हमारे क्या कहते हैं उसको, ऑब्वियसली डस्टिंग मस्टिंग जो भी आपकी है, राइट, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा, ये है आपका भाइयों पूरा कॉन्सेप्ट, ये है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल कॉन्सेप्ट जो अपन यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। ये था पूरा अपना कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका और होता है, जो कि आपका होता है उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेन के ऊपर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो एक रिएक्शन होती है, उसका नाम क्या था भाई उस रिएक्शन का? वो जो एक रिएक्शन था अलग से होता है, उसका रिएक्शन का नाम क्या था ट्रेन वाली का? थर्माइट रिएक्शन, हाँ। तो एक थर्माइट रिएक्शन करके आप पढ़ते हैं अलग से, ओके। तो एक थर्मिट रिएक्शन करके आप अलग से एक पढ़ते हैं, राइट। बस वही एक चीज बचती है, बाकी पूरा चैप्टर खत्म है, जितना पढ़ा है आपने अभी तक भाइयों।
अच्छे से क्या क्लियर है क्या, एक बार बता दें प्लीज। बहुत ही प्यारा, आसान नहीं लग रही केमिस्ट्री, कुछ है ही नहीं भाई। लेकिन हाँ, कलरफुल, कलर में अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कलर बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, बाकी जब मैं आपको सोप पढ़ाऊंगा ना, सोप तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन आसान भी लगेगा उतना ही। हाँ, सोप इसमें कहाँ आएगा, सोप तो उसमें आएगा ना। एक्वा रीजिया पढ़ा दिया। सोप इसमें कहाँ आएगा बे, सोप इसमें आता है। सोप कार्बन में आपको पढ़ाऊंगा। कार्बन टॉपिक जो हमारा होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे। कुछ चलो ठीक है। अच्छा, एक और चीज बच रहा है यहाँ पर, एलॉयज। एक और चीज बच रहा है एलॉयज। भैया आपने मेडिसिन नहीं, यार मेडिसिन मैं क्लास के बाद खाता हूँ ना। ट्वेल्थ में कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अभी नॉमेनक्लेचर और सौरभ में उसमें पढ़ाऊंगा ना। कार्बन भाई क्या खतरनाक टॉपिक। कार्बन, वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट, आपको क्या मजा आएगा। ठीक है, मस्त टॉपिक होगा। एक और चीज, ठीक है, अभी जो मैंने आपको ओर्स बोले थे, आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क का मतलब मैं सुनूंगा भी मंडे को, ऐसा नहीं कि बस लगे बस हाँ कि बस आप बच के निकल जाओगे, नहीं। होमवर्क मतलब होमवर्क। ठीक है, तो ओर्स के नाम आप याद करके आएंगे। ओर्स के नाम आप याद करके आएंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, मैं पहले तो वो लिख दे रहा हूं कुछ आपके हमारे वो क्या कहते हैं, एलॉयज के नाम। जैसे आपका एक एलॉय हो गया स्टील। स्टील भी आपका एक एलॉय होता है। ठीक है। एक आपका हो गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। एक हमारा हो गया सोल्डर। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना। ब्रास। गन मेटल। जर्मन सिल्वर। ठीक है। नाइक्रोम। मैग्नीलियम। हाँ, केमिस्ट्री 10 तारीख से पहले खत्म हो जाएगी बिल्कुल। बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, तब भी बहुत आराम से। 10 दिन लगता है, 10 क्लास लगेगी हार्डली। 10 क्लास काफी है केमिस्ट्री के लिए, और उसमें टेस्ट भी है। एक क्लास रिवीजन टेस्ट भी है तब भी। ठीक है, एक क्लास हाई लेवल है तब भी। राइट, नाइक्रोम हो गया, मैग्नीलियम हो गया, आपका ड्यूरेलियम हो गया। ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम। और एक हमारा कॉन्स्टेंटन। ठीक है। इनके मैं लिख दे रहा हूँ। तो स्टील का हमारा होता है जिसमें कार्बन होगा, आयरन होगा और निकेल होगा। स्टेनलेस स्टील में आपका होता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। सोल्डर में आपका होता है लेड, ये याद रहे, कंफ्यूजिंग है भैया। ब्रॉन्ज में आपका होता है कॉपर और टिन। ब्रास, ब्रास में आपका कॉपर और जिंक होता है। गन मेटल में कॉपर और जिंक और टिन। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम और आयरन होता है। ये तो आसान है। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। ड्यूरेलियम में आपका एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज प्लस कॉपर होता है। कॉपर प्लस निकेल होता है। ठीक है। तो ये प्लीज भाइयों अपने को याद रहे, लिख लीजिए कृपया इसको, जल्दी से लिखो। चलो, और वो मैं आपको वो रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है। थर्मल रिएक्शन वाली। लो, तो एक रिएक्शन हमारी होती है जिसको हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। रिएक्शन है हमारी Fe2O3 प्लस
एल्यूमिनियम से हम रिएक्ट कराते हैं और ये आपकी देगी Fe+Al2O3। ठीक है, सिंपल आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर मैं बैलेंस करूं तो आयरन 2 है यहाँ पर, 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम, बस बैलेंस हो गई। ठीक है, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। एल्यूमिनियम और आयरन का इस्तेमाल करते हैं बस फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, यहां पर अच्छा, अब मैं यही से आपसे सवाल पूछता हूं। हाँ, मस्त क्वेश्चन मिल गया मुझे। अच्छा, इसी रिएक्शन से मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन आपकी हाईली एक्सोथर्मिक है। अच्छा, जिनको नहीं पता एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आई वांट कि आप एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करें उसको हम, जहां मैं आपको बताऊंगा कलर कौन सा होता है, मैग्नीशियम वाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें कौन सा वाइट डैzzling फ्लेम निकलती है। मस्त टॉपिक है वो, बेहतरीन। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। बट मेरा एक सवाल ये है, बिकॉज ये आपका बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खूब हीट निकलती है यहां से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मेरा आपसे भाइयों सवाल ये है कि इनमें आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, पहचानो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलो, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाइयों, बताइए। इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? चालाक बालक हो गया तुम, आर यू चालाक बालक, आर यू चालाक बालक। अच्छा, एक और चीज कर लिया इसको तुमने, वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था ना, उसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जो यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वो आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होता है। एक बार सवाल आया था, वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ये आपकी एनसीईआरटी में एक लिखा होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता था, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका है वो होता है एसिडिफाइड, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। ये मैं आपको क्यों दिक्कत जब कराऊंगा ना तब दिखाऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा आपको ऐसे। ठीक है, फोटो दिखाऊंगा तो, अभी बस आप ये बताओ। तो 75% लोगों ने सही किया है, 25% लोगों को क्या हो गया है। बालको इधर आओ, अब मैं समझाता हूं, फिर आप बताना कि भैया ये तो इतना आसान था। देखो बालक, इस प्रभु को क्या हुआ, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसको मार पीट कर इसका ऑक्सीजन ले लिया गया है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इसका रिडक्शन हो गया? बोल सकता हूं। जिसका खुद घर बार बिक गया, तो उसने किसी और का घर बसाने में मदद की होगी ना, तो ये बेचारा किसी और का ऑक्सीडेशन करवाया होगा ना। अबे, जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होगा लल्ला। खत्म, इसमें इतना क्या रटते हो, ये तो मतलब सिंपल है ना। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद करने में क्या जाता है, अब बताओ। क्लियर है दोस्त? इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि भाई तुम एजेंट बने हो ना, एजेंट का मतलब क्या होता है, किसी और का तुम करवा रहे हो। तुम्हारा घर उजड़ गया लेकिन किसी और का बसवा रहे होगे ना तुम। पीरियोडिक टेबल पूरा आपको याद है, अच्छी बात है भाई, बधाई हो, लड्डू बटवाएंगे।
एक और क्लास है उसकी। हाँ, प्लान शेयर करने वाला था, मुझे पता है, अभी मैं दिखाता हूँ प्लान आपको। ओके, चलो। तो ये एक रिएक्शन है हमारी, इसको हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं, जो हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए भी। राइट सर, दैट्स इट। ये टॉपिक हमारा था मेटल्स एंड नॉन मेटल का, जो हमने यहां पर पढ़ा है जिस टॉपिक के बारे में। राइट, ये पूरा हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक, और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में से एक था हमारा, प्लीज इसको रिवाइज करना है। मैं समराइज अगर करूं आपके लिए, यहां से हमने पढ़ा सेकंड क्लास में भाइयों, रिएक्शन फिजिबल और ये सब, प्लीज रिएक्शन कौन किससे रिएक्ट करता है, ऑर्डर पूरा यहां से पूछ लेगा। पता क्या पूछेगा? आपसे बोलेगा जरा बताओ कि एसिड से रिएक्ट करने के लिए जरा बताइए चारों में कौन ज्यादा फिजिबल है, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ध्यान रखना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। राइट, आपका उसके बाद फिर आपका आयरन, उसके बाद फिर आपका हमारा लेड, फिर कॉपर। ऐसे करके ना आपसे पूछेगा, मतलब कि कहने का मतलब कुछ भी पूछ सकता है। राइट, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, किससे ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव, जिंक लेड, आपका जिंक आयरन लेड कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज पूछ लेगा। राइट, जैसे मान लो ये पूछ लेगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक और आयरन, ये ध्यान रखना। ये ऑर्डर है, किसी भी एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, ये ऑर्डर है करेक्ट ऑर्डर। कहने का मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर कुछ सवाल आपके बन जाएंगे हमारे। तो ये पूरा कौन किससे नहाता है, कौन एम्फोटेरिक आपका है, सब कुछ एवरी सिंगल थिंग पूरा फैक्चुअल है भाइयों। और पूरी नोट्स के फॉर्म में मैंने लिख कर पढ़ाया है आपको। ये केमिस्ट्री तुम्हारी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है आपकी। कुछ भी आ जाएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला, पहली बात तो यही है। और मैं आपको दिखा दूंगा पीवाईक्यू भैया जी, कुछ बाहर से एक भी सवाल नहीं मिलने वाला आपको। जो एक नया पैटर्न चेंज हुआ था, एक दो सवाल आ गए थे, वो भी कवर हो जाएगा तुम्हारा। सिटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर आ गया था, वो भी मैं कार्बन में आपको पढ़ा दूंगा। तो एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। तुम 24 का पेपर उठा लेना पढ़ने के बाद पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको आज यहाँ पर ये पढ़ाया है कि हमारे रिएक्टिविटी क्या होते हैं, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल हमारे जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कोई बहुत रिएक्टिव, कोई कम रिएक्टिव, और कोई मीडियम रिएक्टिविटी वाला। जो बहुत रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। राइट, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, तो उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। राइट, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब वो जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, उस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सिंपल। ठीक है, ओके। जो मीडियम वाले होंगे वो दो प्रकार से मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे उनको हम कैल्सिनेशन से प्राप्त करेंगे, जो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे उनका हम रोस्टिंग करेंगे। आगे की प्रक्रिया आपको पता ही है, यहाँ देखा मैंने। राइट, ओके। उसके बाद अब हाँ, होमवर्क आपके लिए था कि किसका क्या ओर था, गैलिना किसका ओर है ना, कौन किस ओर से मिलता है हमको, वो नाम आपको देखना है। उसके बाद करोजन हमारे ये, कि करोजन को हम दूर कैसे कर सकते हैं, एलॉय बना के, एनोडाइजिंग करके, जिंक की लेयर कवरिंग करके, ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके, ग्रीजिंग करके। ये तरीके हमारे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हमारे होते हैं, हमारे कैसे पहचानते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन कौन, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे होते हैं। राइट, अच्छा यहीं पर आपके एनसीईआरटी में एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। राइट, वो लिस्ट आपको भी याद हो जाएगी, है ना, टाइम लगेगा लेकिन वो लिस्ट अपने को याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सवाल ये बन सकता है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। समझे भाइयों? तो ये मैं लिख दे रहा हूं। एक आपका NaCl होता है हमारा, NaCl। एक आपका हमारा होता है LiCl। एक आपका है CaCl2। आपको पता है सारे हमारे आयनिक कंपाउंड है। एक आपका है हमारा CaO। एक आपका है MgCl2। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका NaCl का होगा हमारा 1074। ठीक, LiCl का 887, इनका 1045। CaO का मैक्सिमम होगा 2850, और इनका 980 के आसपास होगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो इनका 1686 के आसपास होगा, इनका 1600 के आसपास होगा, इनका 19। एक सेकंड, उल्टा लिख दिया मैंने।
एक सेकंड मैं जरा चेक कर लेता हूँ, हो लेता हूँ, वेट वेट। सही तो लिखा है मैंने मेल्टिंग पॉइंट ना, हाँ सही तो लिखा है, ठीक है। ये इसका होगा, ठीक है। 1686, इसका 1600, इसका 1900, इसका 3120, इसका 1682। तो ये ध्यान रखना कि इसका सबसे ज्यादा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों में आपका ये, थर्ड नंबर पर ये, सॉरी सेकंड पर ये, थर्ड नंबर पर ये, एंड फोर्थ पर ये, एंड फिफ्थ पर ये। तो ये ऑर्डर आपको ना लगाने को दे सकता है एग्जाम में, सारे यहां पर आपके वही हैं, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखो कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक बॉन्ड इज ऑब्वियसली वे मोर इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ज्यादा होता है आपका, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में सॉरी, आयनिक बॉन्ड में भी आपस में पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड के आपस में भी ये ऑर्डर कभी कभी आपसे क्या पता पूछ ले, राइट बालक। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो कार्बन, कार्बन में मैं आपको एक और पढ़ाऊंगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। मस्त मजा आएगा भाई। कार्बन तो क्या खूबसूरत चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने आइसोमर्स होते हैं, राइट। मीथेन के एक आइसोमर, इथेन का एक, प्रोपेन का एक, ब्यूटेन का दो, है ना, पेंटेन का तीन, फिर पांच, फिर नौ, 18, ऐसे करते करते पूरा ऑर्डर, राइट। अच्छा, ऑक्टेन रेटिंग पढ़ाऊंगा इनकी मैं आपको, आगे सॉल्ट पढ़ाऊंगा। तो कार्बन तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में से आपका एक होगा, अगली वीक आप पढ़ोगे। तो मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ के। हाँ, तो भाइयों, गूगल फॉर्म है बिल्कुल यार, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, वाटर की वो भी वहां पे आएगी कि हम कपड़ा कैसे धुलते हैं भैया, कपड़ा कैसे धुलते हो आएगा, उधर आएगा यार। रोस्टिंग उसमें होता है आपके, कैल्सिनेशन अलग है, रोस्टिंग आपके उसमें होता है दूसरे वाले। ये क्लास इंटरेस्टिंग थी, ओके सर। टेस्ट कर तो रहे हो सप्तम जी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसमें एफ ही होगा। इसमें दोस्त, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एफ ही हो जाएगा भैया, उल्टा कर दोगे क्या। ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया ना, Fe2O3 के पास ऑक्सीजन था, यहां पे चला गया। कभी पढ़ी नहीं टेंथ में, इसे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी। ओके दोस्त, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कोई ट्रिक नहीं है, अबे ट्रिक मत बनाओ, ठीक है। बीजीटी का क्या होगा पता नहीं भाई मुझे। ओके, मॉक कट ऑफ उसमें बता देंगे वो सर, ठीक है। कोई कट ऑफ नहीं, अपना देखो बस मार्क्स, ठीक है, सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन हाँ इंप्रूव करो, नेगेटिव मत करो, चीटिंग मत करो, पहली बात तो चीटिंग तुमने कर रखी है यार, चीटिंग वीटिंग मत किया करो, ठीक है। चलो खाना ना खा लेना, अभी गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर रिलेट करेंगे बढ़िया से, सिर्फ आज हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। फिर कल मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर मंडे को मस्त ये पूरा करेंगे, मंडे को लंबी क्लास करेंगे, ठीक है। हो सकता है 3 क्लास करें शायद, क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी कर सकते हैं शायद, श्योर नहीं है। एमए भी किसी एक रोज करेंगे, अगले वीक डे में किसी एक रोज 3 क्लास करके केमिस्ट्री का एमसीक्यू से रिवाइज भी करेंगे बढ़िया से। चलो सी यू, बाय, टेक केयर। तुम हो साथ मेरे।